वैसे तो भाजपा की वैचारिक उत्पत्ति 1951 में हुई थी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की कांग्रेस से नाता तोड़कर भारतीय जनसंघ का गठन किया था। लेकिन बीजेपी का आधिकारिक गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। बीजेपी को 1984 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन बीजेपी का कारवा 1989 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 85 सीटों पर पहुंच गया। यहां से भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ता ही गया। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को नई ऊंचाई दी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इतना ही नहीं, 13 दिनों के लिए बीजेपी की सरकार भी बनी। 1998 में बीजेपी ने 182 सीटों के साथ सरकार बनाई, लेकिन एआईडीएमके के समर्थन वापस लेने के बाद वाजपेयी सरकार 13 महीने के बाद गिर गई। 1999 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी सत्तासीन हुई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत थी, जो राष्ट्रीय परिदृश्य पर नरेंद्र मोदी के उदय के साथ हुई थी। वर्तमान में बीजेपी न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी नेता खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी मिलेगा। ये अवसर भारतीय जनता पार्टी के उस यात्रा को दिखाता है कि जहां जनसंघ की यात्रा 51 से शुरू किया, 70 में जनता पार्टी और बाद में 80 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, तो ये लंबी यात्रा चली है। और आज देश के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 18 करोड़ से ज़्यादा जिसके सदस्य हैं, ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया अटल जी ने, उस राजनीतिक दल के हम होने का गौरव महसूस करते हैं। तो वहीं भाजपा की स्थापना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष कांग्रेस बीजेपी पर सत्ता के लिए अपने रास्ते से भटकने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिन लोगों ने बीजेपी की स्थापना की थी, उनमें से कई लोग या तो घर बैठ गए हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं। स्थापना दिवस की बधाई। आज ही दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ, 80 के आसपास संभवतः बना। उनको मैं शुभकामना देता हूं। लेकिन जो अटल जी और अडवाणी जी के जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कहते हैं कि वो रास्ता से भटक चुकी है। कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में या घर बैठ गए हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं, जिन लोगों ने स्थापना की थी। बीजेपी भले ही अपनी स्थापना का जश्न मना रही हो, लेकिन कांग्रेस सहित अन्य दल भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल करने के आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। यही नहीं, आरोप खरीद फरोख्त करके चुनी हुई सरकारें गिराने का भी है। अब देखना ये होगा कि भाजपा इन आरोपों के बीच अपनी साख बनाए रखने में कितना सफल हो पाती है। IND 24 के लिए रायपुर से अखिलेश पवार के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। बीजेपी आज अपनी स्थापना के 43 साल पूरे कर रही है और इसी को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन छत्तीसगढ़ में। अगर 1951 से हम बात करें, जब जनसंघ थी, उसके बाद 1980 में जिस तरह से बीजेपी तैयार हुई, आज इसी से जुड़े मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं IND गोहार के जो एजेंडा पॉइंट्स है। वो फर्श से अर्श तक कैसे पहुंची बीजेपी? क्या हिंदुत्व ने मजबूत की बीजेपी की बुनियाद? स्थापना से अब तक कितनी बदली बीजेपी? कांग्रेस के सत्ता के आरोप में कितना दम?
तो ये अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो जिस तरह से बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है और इसको लेकर जिस तरह से राजनीति है, सियासत भी है, वही दूसरी तरफ बीजेपी इस अपने सफ़र को गौरवान्वित करने वाला बता रही है। किस तरह से अगर 80 से हम लेते हैं बीजेपी को तो 2 सीटें लोकसभा में थी, फिर किस तरह से वो आगे बढ़ी। अगर उससे पहले से हम इसको काउंट करते हैं तो 3 सीट से 303 तक का जो सफ़र एक रहा है बीजेपी का, भाजपा का, वो भी कहीं ना कहीं तमाम सारे नेता जो पार्टी के रहे हैं उनका योगदान गठन से लेकर अब तक, और अगर बात की जाए पूरे देश की बात की जाए तो तमाम राज्यों में भाजपा ने अपना परचम लहराया। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। मेहमानों से सबसे पहले आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा साहब, स्वागत है शर्मा साहब आपका। हमारे साथ में है मणि वैष्णव जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। मणि जी आपका स्वागत। के शर्मा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूँ। एक लंबा सफ़र है, अगर जनसंघ से देखें या फिर जब बीजेपी या भाजपा जब बनी, किस रूप में देखते हैं इस पूरे जो एक दौर रहा है, समय समय जिस तरह से आगे बढ़ी है। और जाहिर से बात है कि अगर 80 से हम काउंट करते हैं तो 2 सीटें थी, आज कहीं ना कहीं 330 के आसपास जो आंकड़ा है, किस रूप में देखते हैं इस सफर को? देखिए, भाजपा एक विचारधारा और कार्यकर्ता बेस पार्टी होने की बात शुरू से कह रही है और आज भी प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे डॉक्टर रमन सिंह की बात करें या प्रदेशाध्यक्ष की बात करें अरुण साहू जी, सबने कार्यकर्ता बेस की बात कही। यहाँ हनुमान जयंती पर भी हनुमान जी को याद करते हुए उन्हीं के अनुरूप कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसको हम पूरा ना कर सके, ये भावना कार्यकर्ताओं को लाने का प्रयास किया गया। अब जो विकास पत्र को हम देखेंगे तो नरसिम्हा राव जैसे को हराने वाले व्यक्ति भी थे और उसके साथ ही गुजरात से एक सीट आंध्रा और गुजरात से जो इनका आज देश में आप देखेंगे 15 से ज्यादा राज्यों को 50% ज्यादा इनको मिला हुआ है। तो भाजपा अब कहीं न कहीं साथी दलों को किनारे कर, इस तरह से फिर शिवसेना उनके साथ है, लेकिन अब अकेले ही अपने दम पर राज्यों को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रही है। अब वहां पे विपक्ष जहां तक है तो जो सत्ता लगातार 2014 के बाद अब तक के जो देख रहे हैं, अटल जी के समय एक अलग ही माहौल था, वैचारिक मतभेद था, लेकिन नेताओं के बीच आपसी संबंध वैमनस्यता जैसी स्थिति नहीं थी, एक अच्छे संबंध में थे। लेकिन आज जो है एक कहीं न कहीं टकराव की स्थिति देखने को मिल रही। जिस तरह से विपक्षी दल एकजुट होकर के आज भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लोकसभा राज्यसभा नहीं चल पा रही है, आज समापन भी होगा। शर्मा साहब, आपने कहा बिल्कुल, ये बीजेपी के लिए कहा भी जाता है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक विचारधारा वाली पार्टी है। चाल चरित्र चेहरा जिस तरह से एक सूत्र रहा है भाजपा का, क्या जिस तरह से पार्टी आगे बढ़ी और तमाम सारे नेता, बड़े नाम, चाहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की हम बात करें, हम लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, ये तमाम सारे जो रहे, अब की जो भाजपा है और पहले जो बीच का एक दौर रहा है, आप भी कह रहे हैं कि कई चीज़ें ऐसी बदली हैं, यानी कि समय की जो एक राजनीति है, सियासत है, उसी के अनुरूप तमाम सारी चीज़ें कि कहीं ना कहीं लगता है कि जो एक विचारधारा रही, जो मूल विचारधारा रही है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी एक अलग ट्रैक पर चलती हुई दिख रही है। जैसे मोदी जी ने जो बात कही और बार बार विचारधारा में परिवर्तन यही से दिखता है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो बातें उनकी हैं, इसका मतलब है कि सभी धर्मों को, सभी जाति समुदाय को साथ लेने की बात हो रही है। लेकिन कितना साथ में ले पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव में बात आई 80-20 की, लोग किस रूप में लें इसको? 80-20 मतलब क्या होता है? तो कुल मिलाकर जब आप सबको लेने की बात करें, अभी धर्मांतरण की बात बस्तर में उठ रही लगातार, तो सबको जब साथ लेने की बात होती है तो उसमें राष्ट्रीयता कहां पर आता है, हिंदुस्तान कहां पे खड़ा रहेगा, इस विचार को भी देखना होगा। सबको जब साथ लेना है तो हिंदुस्तान की बात होगी, तो उसमें हिंदुस्तान या भारत की जब बात होती है तो उसमें ये बात नहीं आना चाहिए
कि हम केवल हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर देखने को मिल रहा है। और मोदी शासनकाल में मोदी का मंत्र ठीक है, हिंदू तो एकजुट हो रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस विषय में चलिए मैं आता हूँ शर्मा साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। मणि वैष्णव जी हमारे साथ में है। मणि वैष्णव जी, ठीक है, मामला तो चूंकि बीजेपी का है, भाजपा है, उसका स्थापना दिवस है, ये भी कह सकते हैं कि भाई हमें ज़्यादा सरोकार इन चीज़ों से नहीं है, लेकिन जब हम लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में रहते हैं तो चाहे सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष में भी बैठा जो दल हो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्तारूढ़ है, सत्ता में है, भाजपा वहाँ पर विपक्ष में है। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर, पहले तो मैं कहूँगा कि जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी है स्थापना दिवस पर, शुभकामनाएं दी हैं, और अच्छा है, ये एक स्वस्थ परंपरा और बेहतर परंपरा, ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा है, राजनीति के तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि रास्ते से भटक गई है बीजेपी, क्यों लग रहा है कांग्रेस को ऐसा? जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को उनके स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि स्थापना दिवस तो आतंकवादी संगठनों का भी होता है, स्थापना दिवस तो माफिया गिरोहों का भी होता है, संगठनों का स्थापना दिवस होता है, हर संगठन का स्थापना दिवस होता है। लेकिन उसके अलावा हमको ये सोचना चाहिए कि उस संगठन से जनता को क्या लाभ है और क्या नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस अच्छी बात है, बधाई की बात है, बधाई के पात्र हैं सभी, लेकिन देश को उनसे नुकसान हुआ कि लाभ हुआ, इस बात पर भी विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आपसी भाईचारे को खंडित किया इस देश में, भारतीय जनता पार्टी ने वैमनस्य फैलाया इस देश में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ध्रुवीकरण के एजेंडे के चक्कर में भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास किया है। और आज ठीक है वो सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी का दौर है, आज उनकी सरकार है देश में, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि बेरोजगारी की क्या स्थिति है देश में, महंगाई की क्या स्थिति है देश में, जीडीपी का क्या स्तर है देश में, और भारतीय मुद्रा जो रुपए है उसका क्या सम्मान बचा हुआ है इस देश में, आपको बताऊं विदेशी मुद्रा के मुकाबले कहां है भारतीय मुद्रा। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और नरेंद्र मोदी जी किस मुंह से कहते हैं कि हनुमान की तरह काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी अगर हनुमान की तरह काम करती तो चीन हमारे देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाता। आज हमारे देश के अंदर उन्होंने बस्तियां बसा ली हैं और डंके की चोट पर बस्तियां बसा ली हैं, और नरेंद्र मोदी कहते हैं मुंह छुपाते हुए कि ना कोई आया था न कोई है। अरे भारतीय जनता पार्टी अगर हनुमान की तरह काम करती तो हनुमान जी ने तो सीता माता के सम्मान की रक्षा के लिए नहीं लगता कि हमला बोल दिया था। भारतीय जनता पार्टी मणि वैष्णव जी लेकर नहीं लगता, पहनाती है, मणि वैष्णव जी स्वागत करती है। मेरा सवाल मणि वैष्णव जी को लेकर नहीं लगता एक ऐसी पार्टी की 2 सीट उसकी हुआ करती थी, आज 303 पर है, और ये सब जनता ने तो उसे सिरमौर बनाया है, जनता ने तो उसको ये ताकत दी है, और यही कारण है कि वो आज दिल्ली के सत्ता में है। तो कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट, एक उपलब्धि तो है पार्टी की। बेशक आज जनता आज सरकार में है, वो केंद्र की सरकार में है, मैंने पहले भी कहा, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो लोग जनता के लिए कर क्या रहे हैं वो लोग? आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। अरे ठीक है, आपने सरकार बना लिया, आपका दौर है, आपने अन्य प्रदेशों में भी जोड़ तोड़ करके ईडी, सीबीआई, आईटी के द्वारा धमका करके और जोड़ तोड़ करके सांप्रदायिकता फैला करके बाकी प्रदेशों में भी सरकार बना लिया आपने, लेकिन जनता के लिए क्या कर रहे हैं आप? आपकी स्थापना हो गई, देश में सरकार बन गई आपकी, लेकिन जनता की क्या स्थिति है उसे देखिए। 1100 रुपए 1200 रुपए में सिलेंडर खरीद रहा है देश की जनता। तो भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जनता के लिए काम क्या कर रहे हैं? के शर्मा साहब, हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से चीजें कही जा रही हैं, क्या अब चूंकि जो बदली हुई स्थितियां, परिस्थितियां सियासत और जो राजनीति की हैं, और जिस स्तर पर आरोप प्रत्यारोप पहुंच चुके हैं, इसी तरह की संभावनाएं रहती हैं कि ये चीज़ें जरूर होंगी, भले बधाई देना हो या फिर शुभकामनाएं देना हो, लेकिन जो चीज़ें हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से सिर चढ़कर बोलता है, इसी तरह की बयानबाजी होगी। निश्चित रूप से भाजपा जिस राष्ट्र गौरव और आत्मनिर्भरता की बात को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे कि
हिंदू संसद की बात होती है यहाँ पे, और हिंदुत्व को कहीं ना कहीं आगे करके भाजपा चल रही है। तो जो ध्रुवीकरण की बात भाजपा कर रही है, वहाँ कांग्रेस का तुष्टीकरण कहाँ पर है ये भी देखना होगा। कांग्रेस यदि इस स्थिति में आ गई है कि उसको अन्य दलों के हर राज्य में उनको साथ लेकर चलना पड़ा, तो इसके लिए भी उनको विचार करना होगा। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, यहाँ धर्मांतरण का मुद्दा आप देख रहे हैं, नारायणपुर की घटना को लेकर, कंवरधा को घटना को लेकर के, तो यहाँ पे भाजपा इसी के बल पे आगे बढ़ने का जो लगातार प्रयास कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि जो तुष्टीकरण आप जहां तक कर रहे हैं, तो हिंदुत्व कहां पे आप नाराज हो रहे हैं, हिंदू एक बड़ा बहुसंख्यक को आप कहीं से नाराज कर रहे हैं क्या, ये कांग्रेस को विचार करने वाली बात है। दूसरी चीज यहाँ पे जो बात आ रही है कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो आया है मोदी जी के बयान पर कि जो भाजपा में चले जाता है तो वो समाप्त हो जाता है, भाजपा में जाने के बाद उसके जितने पाप है वो धुल जाते हैं। इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि भाजपा में जो लोग जा रहे हैं, जो ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में चली, भ्रष्टाचार मुक्ति की बात जो आज प्रधानमंत्री ने कही, तो भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए जो आप जो लगातार अभियान चल रहे हैं, ईडी की कार्रवाई की, इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। केवल नेताओं पर आपने जो कार्रवाई की है उसका रिजल्ट क्या है? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप जनता को कैसे बताएंगे कि इस प्रकार से ईडी की कार्रवाई में भ्रष्ट में, चाहे रेत घोटाले की बात करें, कोयला घोटाले की बात, तमाम आरोप आप लगा रहे हैं, तो उसके रिजल्ट का भी जनता देख रही है। नहीं तो सीधा आरोप जाएगा कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि केंद्र सरकार के इशारे पर काम हो रहा है, तो इसको भी देखने की बात है। इस प्रकार की कार्रवाई में वैमनस्यता न झल के और भ्रष्टाचार मुक्ति निश्चित रूप से। चलिए मैं के शर्मा साहब एक बार फिर आपके पास में आऊंगा। के.एस. चौहान साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। चौहान साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज स्थापना दिवस किस रूप में आज पार्टी से मना रही है? पहला सीधा सा सवाल, क्योंकि दिन आपका है। जी राजेश जी, स्थापना दिवस जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा गौरवान्वित है। और इतनी बड़ी पार्टी जो 18 करोड़ जो जनता के साथ जुड़ी हुई है, और 20 राज्यों में सरकार है, 1470 विधायक हैं, और 91 राज्यसभा सांसद हैं, 303 लोकसभा सांसद है, वो ऐसे ही नहीं आ जाते। 2 से 302 का सफर ऐसे ही नहीं हो गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति के साथ इतना बड़ा हुजूम नहीं जुड़ सकता, जुड़ा है। ये एक व्यवस्था के साथ, एक सोच के साथ जुड़ता है, जो सर्वहित में होती है, उस सोच के साथ ही जुड़ता है। और उस सोच के साथ ही हमारा पूरा संगठन, हमारी पूरा सत्ता, केंद्र सरकार वो चल रही है। तो जो देशभक्ति के लिए जो जज्बा है, जो सब में जज्बा है, तभी वो उस क्या चौहान साहब, अब ये सवाल उठ रहे हैं कि ठीक है कि आप बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो एक कैडर की बात होती है, एक विचारधारा की बात होती है, चाल चरित्र चेहरे की बात होती है। जिस विचारधारा को लेकर बीजेपी जानी जाती थी, क्या समय समय उसमें बदलाव हुआ? जी बिल्कुल, बदलाव तो होना भी चाहिए, और देश काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलाव होना ही धर्म होता है, क्योंकि वही सही होता है। जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से सही है, उसको बदलाव होना ही चाहिए। अब जैसे कपिल देव जी हट गए, उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए, उसके बाद विराट कोहली आए, मतलब ऐसे कांग्रेस कह रही है, सीएम भूपेश बघेल ने बधाई और शुभकामनाएं भी दी है बीजेपी को, साथ में ये भी कहा है कि रास्ते से पार्टी भटक गई है। वो तमाम जिक्र उन्होंने किया, कई नेताओं के उन्होंने नाम लिए कि घर बिठा दिए गए, या उनको जिस तरह से उनका एक समर्पण रहा है इस पार्टी को लेकर, उनको वो तवज्जो नहीं दी गई। मैं ये बोलना चाहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर रास्ते से भटक गई है तो उसका परिणाम हमारे को आगे मिलेगा। लेकिन आप जो भटके हुए, अभी जो आपके परिणाम दिख रहा है, मिल रहा है, जो 1984 के बाद आप एक बार पूर्ण बहुमत में नहीं आए हो, तो पिछले 10 सालों में आप 90% चुनाव हारे हो। जहां पर आपके मुख्यमंत्री रहते थे, वहां पर आपकी 2% भी वोट ऑफ परसेंटेज रह गई है, 2 सीटों में सिमट के रह गई है। जहां पर आपके 30 साल में जितने नेता आपके छोड़ के नहीं गए, एक्सपीरियंस होल्डर और एनर्जेटिक दोनों नेता जो आपको छोड़ के नहीं गए, पिछले 3 साल में छोड़ के गए, आज आपकी पार्टी कहां पर है? जो आपकी 1985 से लेकर 1885 से लेकर
93 तक जो आपकी पार्टी थी उसमें 83%। चलिए मैं आता हूं मणि वैष्णव जी, जवाब दीजिए। चौहान साहब कह रहे हैं कुछ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही अहंकार उसे ले डूबेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा अहंकार कर रही है कि इनके पास बहुत बड़ा बहुमत है। अरे भाई, मैं बता दूं कि 2 सीट में थे कभी आप, हम 2 सीट में कभी नहीं रहेंगे, आगे न पहले थे न कभी आगे रहेंगे। हम हमेशा 40-50 के ऊपर ही थे, अभी भी हैं। तो आप इतने अहंकारित मत होइए अपने इस वोट बैंक पर, इतने अपने जीत पर। मैं आपको बता दूं कि जो जनता है वो आपके जो कुनीतियां हैं, जो आप महंगाई बढ़ा के रखे हैं देश में, जो बेरोजगारी आपके कारण देश में है, तो जीडीपी लगातार गिर रही है, इसे भी देश देख रहा है। ठीक है, आप जीत गए हैं सरकार में, अच्छी बात है, आपका दौर है, लेकिन जनता बहुत जल्दी आपको खारिज करेगी। जो जनता 1100 रुपए में सिलेंडर खरीद रही है वो जनता आपको बहुत जल्दी खारिज करेगी। जो जनता अर्थव्यवस्था की दुर्गति को देख रही है देश में, वो जनता आपको खारिज करेगी। केवल धर्म के आधार पे, केवल ध्रुवीकरण के आधार पे आपने बहुत राजनीति कर ली। अब जनता त्रस्त हो चुकी है और बहुत जल्दी जनता आपको खारिज करेगी। और इतना झन्नाटेदार तमाचा भारतीय जनता पार्टी के गाल पर के शर्मा साहब मारेगी कि आपने पहले भी जिक्र किया, के शर्मा साहब आपने पहले भी जिक्र किया कि जिस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी आगे बढ़ी, तो कह सकते हैं कि हिंदुत्व ने बीजेपी की जो बुनियाद है उसको मजबूत किया, क्योंकि जो एक ट्रैक पकड़ा। हालांकि आपने कहा कांग्रेस को यह भी समझना होगा, तुष्टीकरण को लेकर जिस तरह चीजें कही, ये एक बेस बनाया बीजेपी का, और इस तरह से जब हम कहते हैं कि 2 से 303 तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से अब ये धीरे धीरे इनका जो एजेंडा है जनता से छिपा नहीं है। राम मंदिर की बात करें, चाहे अब हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है, तो ये अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। इनके जो 3 दर्जन अनुसांगिक संगठन है आरएसएस के, वो सब मिलकर काम करते हैं। इनके अलग अलग क्षेत्र है, उसमें से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भले ही आरएसएस कहे कि हम राजनीति से अलग हैं, भाजपा कांग्रेस में भेद नहीं करते, लेकिन कहीं न कहीं आरएसएस के जिस तरह से संगठन महामंत्री बनाए जाते हैं और उनके एक नीतिगत निर्णय लेने में उनकी भूमिका होती है, इससे भाजपा और आरएसएस के संबंध को कोई नहीं नकार सकता। एक चीज, दूसरी चीज बात यहाँ पे आ रही है कि छत्तीसगढ़ में अब जनता जो है कितना समझदार होगी। ये देखिए, जन घोषणा पत्र जब आता है तो कांग्रेस एकदम 68 सीट जीत के आती है, जो अभी 71 में है। 2018 की बात कर रहा हूँ। 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होता है तो मोदी फैक्टर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि आप वहां पे 2 सांसद ही जीत पाते हैं। 44% जो आपका विधानसभा में वोट शेयर रहता है कांग्रेस का, वो वहां पर बीजेपी को वहां पे 51% हो जाता है, 37 से बढ़ के 51% हो जाता है। इसका मतलब लोग पूरी तरह समझ रहे हैं कि राष्ट्रवाद की जो बात है या हिंदुत्व की बात है, इस मामले में जो एकता की बात है। आपने शर्मा साहब जिक्र कर दिया, मैं उसी पर आने वाला था कि जिस तरह से हिंदुत्व, आपने कहा कि राम मंदिर का निर्माण हुआ या हिंदुत्व को लेकर जो तमाम सारी चीजें हुई हैं, अब जिस तरह से बीजेपी राष्ट्रवाद पर आई है, उस पर जो फोकस है, तो जो आने वाला समय जो है वो उसी के आधार पर पार्टी उस एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। निश्चित रूप से जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो साधु संतों के जरिए ये बात जनता के बीच जाएगा। हो सकता है 2024 में ही ऐसा कुछ माहौल बन जाए, या आगे जाके 2029 में ये बात करें कि हम हिंदू राष्ट्र के नाम पे चुनाव लड़े, जिससे जनता का समर्थन भी उनको प्राप्त हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, छिपा हुआ एजेंडा। चलिए छोटा सा, चूंकि वक्त की कमी है, चौहान साहब थोड़ी देरी से हमसे जुड़े। चौहान साहब, जिस तरह से हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, अगर हम मणि वैष्णव जी की बात करें, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई पर भी लगाम लगाना होगा, सीधे तौर पर इससे जिस तरह से जूझना पड़ता है आम जनता को। जी जी राजेश जी, महंगाई जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ी है। इन्फ्लेशन जो होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, ना कि कोई एक मोहल्ले में और ना ही कोई एक देश में। दूसरी बात यह है कि कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। हम जब ये इस बात की बात करते हैं, जब हम मेजर कर सकते हैं, ये हवाई बातें नहीं है, ये मेजर किया जाता है। ये केंद्र सरकार सिर्फ मेजर नहीं करी, कोई भारतीय जनता मेजर नहीं करी है, ये वर्ल्ड की एजेंसियां मेजर जब करती हैं और 5वें स्थान पे हमारी इकोनॉमी को रखती हैं, तो हम छाती से हमारा सीना 56 का हो जाता है। चलिए, तो वक्त की कमी है और भाजपा अपने स्थापना दिवस के 43 साल पूरे किए हैं। अगर 51 से हम देखें जनसंघ से, तो एक लंबा रास्ता तय किया है, और यही कारण है कि भाजपा ने आज पूरे देश में जो अलग अलग तरीके से
जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत भी है, राजनीति भी है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूँगा, धन्यवाद करूँगा। तो कुल मिलाकर भाजपा का स्थापना दिवस जिस तरह से पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में मनाया गया, और हालांकि स्वस्थ परंपरा भी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को शुभकामनाएं और बधाई भी दी, लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि इसको लेकर सियासत भी है, राजनीति भी है, वो भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।